नमस्कार। आज हम सब इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमारा आज का विषय है भौगोलिक खोजें। आपको पता है, विश्व इतिहास में आधुनिक युग की जो शुरुआत है वो इन्हीं खोजों से मानी जाती है। सोचिए जरा, अगर ये खोजें हुई ही नहीं होती तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? शायद बिल्कुल अलग, बिल्कुल ही अलग। तो आज के इस कक्षा में हम बहुत गहराई से ये जानेंगे कि आखिर ये खोजें शुरू क्यों हुई, कौन थे वो हिम्मत वाले नाविक जिन्होंने अनजान समुद्रों को चुनौती दी, और इन खोजों का पूरी दुनिया पर क्या अच्छा और क्या बुरा असर पड़ा। तो चलिए उन सभी ज़रूरी बातों को समझने के लिए तैयार हो जाइए जो आपके इम्तिहान के लिए भी बहुत काम की हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, आइए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई इन खोजों की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, आखिर ऐसा क्या हो गया था दुनिया में। फिर हम उन बहादुर खोजकर्ताओं और उनकी हैरान कर देने वाली यात्राओं के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम उन वैज्ञानिक औजारों को देखेंगे जिनकी मदद से इतनी लंबी और खतरनाक समुद्री यात्राएं मुमकिन हो पाई। फिर इन खोजों का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है, यानी उनके दूरगामी परिणाम, उन पर हम विस्तार से बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे व्यापार और उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। और हाँ, आखिर में आज हमने जो भी समझा है उन सभी मुख्य बातों को एक बार दोहराएंगे ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए अपने पहले विषय से शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला खंड है खोजों की जरूरत क्यों। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इतिहास में कोई भी बड़ी घटना रातों रात नहीं होती। उसके पीछे कई बड़े और गहरे कारण छुपे होते हैं। तो सवाल यही उठता है कि 15वीं शताब्दी में, मतलब 1400 से 1500 के बीच, ऐसा क्या हो गया कि यूरोप के लोगों में अचानक से नए समुद्री रास्ते और नई जमीनें खोजने की इतनी बेचैनी मच गई। वो क्यों अपनी जान हथेली पर रखकर अनजान समुद्रों में उतरने के लिए तैयार हो गए? चलिए इस सवाल की जड़ तक जाते हैं और उस समय की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है कि आखिर यूरोप को नए समुद्री रास्तों की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ गई थी? भाई, सदियों से तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। जमीन के रास्ते, व्यापार भी बढ़िया हो रहा था। भारत से मसाले और चीन से रेशम यूरोप पहुंच ही रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया? इस एक सवाल का जवाब हमें उस समय के पूरे इतिहास की तस्वीर बिल्कुल साफ कर देगा। और हाँ, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब एक खास साल और एक खास घटना में छुपा है जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये साल 1453, इसे बहुत ध्यान से याद कर लीजिए। ये विश्व इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है, एक टर्निंग पॉइंट। इस एक साल में एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया के व्यापार का तरीका ही बदल दिया और यूरोप को समंदर में नए रास्ते ढूंढने पर मजबूर कर दिया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि इस घटना ने एक पुराना दरवाजा बंद कर दिया तो यूरोप के लोगों को सैकड़ों नई खिड़कियां खोलने के लिए हिम्मत दे दी। ये वो चिंगारी थी जिसने भौगोलिक खोजों की आग को भड़का दिया। अब सवाल ये है कि आखिर 1453 में ऐसा हुआ क्या था? चलिए अगली स्लाइड में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो 1453 में हुई थी एक बहुत बड़ी घटना, कुस्तुनतुनिया का पतन। ध्यान दीजिए, कुस्तुनतुनिया, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, वो उस समय यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का मेन गेटवे था, मुख्य दरवाजा। भारत और चीन से मसाले, रेशम, कीमती पत्थर और दूसरा सारा कीमती सामान इसी जमीनी रास्ते से होकर यूरोप पहुंचता था। लेकिन 1453 में उस्मानिया सल्तनत यानी ऑटोमन एम्पायर के तुर्कों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया और कब्जा करते ही उन्होंने यूरोप के व्यापारियों के लिए रास्ता बंद कर दिया, या फिर इस रास्ते से जाने वाले सामान पर इतना भारी टैक्स लगा दिया कि व्यापार करना लगभग नामुमकिन हो गया। अब जरा सोचिए, यूरोप में भारतीय मसालों की, खासकर काली मिर्च की, कितनी ज्यादा मांग थी। उनके बिना उनका खाना बेस्वाद था और वो मसालों से मांस को लंबे समय तक खराब होने से भी बचाते थे। जब रास्ता बंद हो गया तो व्यापार ठप पड़ गया, सामान की कीमतें आसमान छूने लगीं। अब यूरोप के राजाओं और व्यापारियों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एशिया और खासतौर पर भारत पहुंचने के लिए एक नया समुद्री रास्ता खोजना। तो चलिए इन सभी कारणों को एक साथ सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कारण था मध्ययुग की संकीर्ण सोच का खत्म होना। देखिए, पहले यूरोप में लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी है और समंदर में अगर ज्यादा दूर गए तो किनारे से नीचे गिर जाएंगे। लेकिन अब पुनर्जागरण यानी रेनेसांस की वजह से ज्ञान बढ़ रहा था और लोगों को यह समझ आ रहा था कि पृथ्वी तो गोल है। इस नई सोच ने नाविकों को दूर तक सफर करने का हौसला दिया। दूसरा और सबसे जरूरी तात्कालिक कारण, जैसा हमने अभी पढ़ा, 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन, जिसने पुराने जमीनी रास्ते बंद कर दिए।
तीसरा, इसी वजह से व्यापार और वाणिज्य के लिए नए समुद्री रास्तों की बहुत ज्यादा जरूरत पैदा हो गई ताकि मसालों और रेशम का व्यापार फिर से शुरू किया जा सके। और चौथा कारण था धर्म, यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। यूरोपीय शासक और पोप चाहते थे कि वे दुनिया के नए हिस्सों में जाएं और वहां अपने धर्म का प्रचार भी करें। ये चारों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें जरूर नोट कर लीजिए। अब जब जरूरत पैदा हो गई और हिम्मत भी आ गई, तो कुछ साहसी लोग इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आए। अब हम बात करेंगे उन नायकों की, उन बहादुर खोजकर्ताओं की, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अनजान समंदरों में अपनी नाव उतार दी और दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ से परीक्षाओं में बहुत से वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो हर नाम और हर तारीख को ध्यान से सुनिएगा। ये टाइमलाइन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे समझिए। चलिए एक एक करके इन यात्राओं को समझते हैं। सबसे पहले 1488 में पुर्तगाल के एक नाविक थे बार्थोलोम्यू डियाज, जो अफ्रीका के सबसे दक्षिणी कोने तक पहुंचे। उन्होंने उस जगह का नाम तूफानी अंतरीप रखा, लेकिन पुर्तगाल के राजा ने इसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप या उत्तम माशा अंतरीप रख दिया, क्योंकि इस खोज ने भारत तक पहुंचने की एक अच्छी उम्मीद जगा दी थी। फिर आया साल 1492, जब स्पेन की मदद से निकले क्रिस्टोफर कोलंबस। वो खोजना तो भारत चाहते थे, लेकिन गलती से एक नए महाद्वीप अमेरिका पहुंच गए। इसके ठीक बाद 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक भारत के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। ये एक ऐतिहासिक पल था, जिसने यूरोप और भारत के बीच सीधा समुद्री रास्ता खोल दिया। और अंत में 1519 से 1522 के बीच फर्डिनेंड मैगेलन की टीम ने पहली बार पूरी दुनिया का समुद्री चक्कर लगाया, जिससे ये आखिरकार साबित हो गया कि पृथ्वी गोल है। ये सभी तारीखें और नाम याद रखिएगा। इन सभी खोजों की शुरुआत का जो श्रेय है वो एक खास व्यक्ति को जरूर जाता है, पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी। उन्हें द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। पर यहाँ एक मजेदार बात यह है कि उन्होंने खुद कभी कोई लंबी समुद्री यात्रा नहीं की थी। तो फिर उन्हें नेविगेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने इन यात्राओं के लिए एक माहौल बनाया। उन्होंने नाविकों को बढ़ावा दिया, उन्हें यात्रा के लिए पैसा दिया, अच्छे अच्छे नक्शे बनाने वालों को इकट्ठा किया और समुद्री यात्रा सिखाने वाले स्कूल और संस्थान भी खुलवाए। उन्होंने ही वो नींव रखी जिस पर बार्थोलोम्यू डियाज और वास्को डी गामा जैसे खोजकर्ताओं ने कामयाबी की इमारत खड़ी की। इसलिए उन्हें इन भौगोलिक खोजों का अग्रदूत यानी पायनियर माना जाता है। अब क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। कोलंबस थे तो इटली के, लेकिन उनकी यात्रा का सारा खर्च स्पेन की महारानी इजाबेला ने उठाया था। उनका मानना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, तो अगर वो अटलांटिक महासागर में पश्चिम की तरफ सीधे चलते जाएंगे तो घूमकर पूर्व में बसे भारत पहुंच जाएंगे। उनकी योजना थ्योरी में तो सही थी, पर उन्हें ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि यूरोप और एशिया के बीच में एक पूरा का पूरा विशाल महाद्वीप मौजूद है। जब वो 1492 में बहामास के एक द्वीप पर उतरे तो उन्हें लगा कि वो भारत के पास किसी द्वीप पर पहुंच गए हैं जिसे इंडीज कहते हैं। इसीलिए उन्होंने वहां के मूल निवासियों को इंडियंस कह दिया, जो बाद में रेड इंडियंस के नाम से जाने गए। ये जानकर हैरानी होती है कि अपनी मौत तक कोलंबस यही मानते रहे कि उन्होंने भारत का ही कोई हिस्सा खोजा है। वो कभी जान ही नहीं पाए कि उन्होंने एक नई दुनिया खोज ली है। तो फिर दुनिया को ये कैसे पता चला कि कोलंबस ने जो खोजा है वो भारत नहीं है? अच्छा, कोलंबस की इस गलती को सुधारा एक और इटालियन खोजकर्ता ने, जिनका नाम था अमेरिगो वेस्पूची। उन्होंने उस नई खोजी गई जमीन की कई यात्राएं की और उसके तटों का बहुत विस्तार से नक्शा बनाया। उन्होंने ही अपनी किताबों और लेखों से दुनिया को बताया कि ये भारत या एशिया का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि एक पूरी नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड है। एक ऐसा महाद्वीप जिसके बारे में यूरोप के लोग पहले जानते ही नहीं थे। उनके इसी महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में इस नए महाद्वीप का नाम उन्हीं के नाम पर अमेरिका रखा गया। तो ये बिंदु याद रखिएगा, ये परीक्षा में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। नई दुनिया की खोज किसने की? जवाब है कोलंबस। लेकिन अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? जवाब है अमेरिगो वेस्पूची। जहां एक तरफ कोलंबस अपने लक्ष्य से भटक गए, वहीं दूसरी तरफ पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने वो कर दिखाया जिसका सपना पूरा यूरोप सदियों से देख रहा था। वो 1498 में अफ्रीका का पूरा चक्कर काटते हुए एक भारतीय व्यापारी की मदद से सीधे भारत के केरल में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। वहां के स्थानीय हिंदू राजा जमोरिन ने उनका स्वागत भी किया। वास्को डी गामा की ये यात्रा व्यापार के लिहाज से बहुत ज्यादा सफल रही।
जब वो यहाँ से मसाले लेकर वापस पुर्तगाल लौटे तो उन्होंने अपनी पूरी यात्रा के खर्च से 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। सोचकर देखिए, 60 गुना। इस एक यात्रा ने यूरोप के लिए भारत के साथ सीधे समुद्री व्यापार का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया और पुर्तगाल को उस समय का सबसे अमीर और ताकतवर समुद्री देश बना दिया। अब एक और जरूरी सवाल मन में आता है कि ये नाविक हजारों किलोमीटर तक खुले समुंदर में, जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी होता था, बिना रास्ता भटके अपनी मंजिल तक पहुंच कैसे जाते थे? उस समय कोई जीपीएस या गूगल मैप्स तो था नहीं। तो इसका जवाब है उस समय हुए कुछ बहुत जरूरी वैज्ञानिक आविष्कार और सुधार। इन उपकरणों ने ही इन लंबी और खतरनाक यात्राओं को मुमकिन बनाया। चलिए देखते हैं कौन से थे वो उपकरण जिन्होंने नाविकों की जिंदगी आसान कर दी थी। इन उपकरणों में सबसे जरूरी था कुतुबनुमा यानी कंपास, जिसका ज्ञान यूरोप ने अरब के लोगों से सीखा था। इसकी सुई हमेशा उत्तर दिशा बताती थी, जिससे नाविकों को खुले समंदर में दिशा का पता चल जाता था, चाहे दिन हो या रात। दूसरा महत्वपूर्ण यंत्र था एस्ट्रोलैब। ये भी अरबों से ही सीखा गया था। ये एक ऐसा यंत्र था जिससे रात में ध्रुव तारे या दिन में सूरज की ऊंचाई को देखकर समंदर में किसी जहाज की स्थिति यानी उसके अक्षांश लैटिट्यूड का पता लगाया जा सकता था। इसके अलावा जहाज बनाने की तकनीक में भी क्रांति हुई। पुर्तगालियों ने नए तरह के जहाज बनाए जिन्हें कैरावल कहा जाता था। ये पुराने जहाजों से बहुत हल्के और तेज थे। उनकी बनावट ऐसी थी कि वो तेज हवाओं में भी आसानी से चल सकते थे। और आखिर में जैसे जैसे नई नई जगहें खोजी जा रही थी, दुनिया के नक्शे भी पहले से बेहतर और सटीक होते जा रहे थे। इन सभी चीजों ने मिलकर नाविकों का हौसला बढ़ाया और समंदर का डर कम किया। खोजें तो हो गई, नए रास्ते भी मिल गए, नई दुनिया भी मिल गई, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। अब हम इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर चर्चा करेंगे। इन खोजों के परिणाम क्या हुए? इसका दुनिया पर असर क्या पड़ा? ध्यान दीजिए, इन खोजों के परिणाम बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। इन्होंने न सिर्फ व्यापार को बदला, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये विषय परीक्षाओं में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके हर बिंदु को ध्यान से समझिएगा। इन खोजों से पहले और बाद की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। चलिए एक तुलना करके देखते हैं। खोजों से पहले दुनिया के व्यापार का केंद्र भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी था, जिस पर इटली के वेनिस और जेनुआ जैसे शहरों का दबदबा था। दुनिया के देश एक दूसरे से बहुत कम जुड़े हुए थे और यूरोप की अर्थव्यवस्था भी उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन इन खोजों के बाद सब कुछ बदल गया। व्यापार का केंद्र भूमध्य सागर से हटकर अटलांटिक महासागर बन गया। अब पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे अटलांटिक तट पर बसे देश व्यापार के नए केंद्र बन गए। यहीं से सही मायनों में वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। दुनिया एक दूसरे से जुड़ने लगी और इन यूरोपीय देशों ने व्यापार के जरिए बेहिसाब दौलत और ताकत हासिल कर ली। चलिए अब इन परिणामों को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। पहला परिणाम था व्यापार और वाणिज्य में जबरदस्त बढ़ोतरी। इस प्रक्रिया को कोलंबियन एक्सचेंज भी कहते हैं, जहां अमेरिका से आलू, मक्का, टमाटर, तंबाकू जैसी नई चीजें बाकी दुनिया में पहुंची, तो वहीं यूरोप से गेहूं, चावल, घोड़े और कई बीमारियां अमेरिका पहुंची। दूसरा, औपनिवेशिक साम्राज्यों का उदय हुआ। यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में अपनी बस्तियां बसाईं और वहां के संसाधनों का शोषण करके वहां के लोगों को अपना गुलाम बना लिया। तीसरा, ईसाई धर्म का पूरी दुनिया में प्रचार हुआ। मिशनरियों ने इन नई जगहों पर जाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। चौथा, एक बहुत ही दुखद और अमानवीय परिणाम था अटलांटिक पार दास व्यापार की शुरुआत। अफ्रीका से लाखों लोगों को जानवरों की तरह जहाज़ों में भरकर अमेरिका के कपास और गन्ने के बागानों में मजदूरी करने के लिए बेच दिया गया। यह मानव इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय है। और पांचवा, पुरानी गलतफहमियों और अंधविश्वासों का अंत हुआ, जैसे कि पृथ्वी चपटी है। मैगलन की यात्रा ने यह वैज्ञानिक रूप से साबित कर दिया कि पृथ्वी गोल है। इन सभी परिणामों में से जो एक परिणाम सबसे घातक और सबसे लंबे समय तक असर डालने वाला साबित हुआ, वो था उपनिवेशवाद। इन भौगोलिक खोजों ने ही उपनिवेशवाद की नींव रखी। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे जो लोग सिर्फ व्यापार करने के इरादे से आए थे, वो धीरे धीरे मालिक बन बैठे और उन्होंने पूरी दुनिया में अपने साम्राज्य खड़े कर लिए। अब हम विशेष रूप से इसी प्रक्रिया पर ध्यान देंगे।
सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उपनिवेशवाद यानी कलोनियलिज्म आखिर होता क्या है। ध्यान से सुनिए। जब कोई एक ताकतवर और विकसित देश किसी कमजोर और कम विकसित देश पर अपना राजनीतिक कब्जा कर लेता है और फिर उस देश के आर्थिक संसाधनों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल या शोषण करता है, तो इसी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो एक देश का दूसरे देश को राजनीतिक और आर्थिक रूप से गुलाम बना लेना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रिटेन का भारत और अमेरिका पर राज करना। ये परिभाषा परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। अब ये समझते हैं कि ये उपनिवेशवाद फैला कैसे। इसकी प्रक्रिया को इन 4 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला स्टेप, खोज। भौगोलिक खोजों से यूरोप के लोगों को नई जमीनों का पता चला। दूसरा स्टेप, व्यापार। यूरोपीय देश इन नई जगहों पर सिर्फ व्यापार करने के इरादे से आए और उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र यानी फैक्ट्रियां या कोठियां बनाई, जैसे अंग्रेजों ने सूरत में बनाई थी। तीसरा स्टेप, ताकत। इस व्यापार से उन्हें बहुत ज्यादा पैसा और सैन्य शक्ति मिली। उन्होंने अपनी सेनाएं रखनी शुरू कर दी। और चौथा और आखिरी स्टेप, कब्जा। इसी पैसे और ताकत के दम पर उन्होंने धीरे धीरे वहां के स्थानीय राजाओं की राजनीति में दखल देना शुरू किया, उन्हें आपस में लड़वाया और अंत में उस पूरे देश पर अपना राजनीतिक कब्जा जमा लिया और उसे अपना उपनिवेश यानी कॉलोनी बना लिया। यही दुखद कहानी भारत के साथ भी हुई और अमेरिका के साथ भी। तो आज हमने भौगोलिक खोजों के बारे में बहुत कुछ सीखा, उनके कारण समझे, खोजकर्ताओं के बारे में पढ़ा और सबसे जरूरी उनके परिणामों पर चर्चा की। अब इस सत्र को खत्म करने से पहले आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसकी मुख्य बातों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं, ताकि सभी जरूरी तथ्य अच्छे से याद हो जाएं। यह आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगा। चलिए जल्दी से इन मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। भौगोलिक खोजों की शुरुआत कब हुई? 15वीं शताब्दी में। अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में। अच्छा, नई दुनिया के बारे में विस्तार से किसने बताया और किसके नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा? अमेरिगो वेस्पुची ने। खोजों में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार कौन सा था? कुतुबनुमा यानी कंपास। और इन खोजों का सबसे मुख्य और तात्कालिक उद्देश्य क्या था? एशिया के लिए नए व्यापारिक मार्गों को खोजना और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि ये सभी बिंदु अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। आज का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। अब आज के लिए एक गृह कार्य यानी आपका होमवर्क। दुनिया का एक नक्शा बनाकर उस पर कोलंबस की और वास्को डी गामा की यात्राओं के रास्तों को अलग अलग रंगों से दिखाइएगा। इससे ये समझने में और भी आसानी होगी कि वे कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे और दोनों के रास्तों में क्या फर्क था। ये एक मज़ेदार काम है, इसे ज़रूर कीजिएगा। आज के इस सत्र को हम एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। अब जब ये नए उपनिवेश बन गए तो आगे क्या हुआ? क्या इन उपनिवेशों के लोगों ने इस गुलामी को हमेशा के लिए मान लिया? एक जगह जैसे अमेरिका, जिसे खुद अंग्रेजों ने बसाया और अपना उपनिवेश बनाया, उसने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई कैसे लड़ी? इसी सवाल का जवाब हम अपने अगले सत्र में जानेंगे, जब हम पढ़ेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो उसके लिए तैयार रहिएगा, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।